हेलो बच्चों। तो बेटे अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी। और इस चैप्टर को हम आज की क्लास में ही वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और चैप्टर आसान है तो ज़्यादा कुछ वैरायटी इसमें है नहीं, ठीक है। कुछ फार्मूले हैं और मेनली उसी को हमने देखना है, ठीक है बेटे। तो चैप्टर का नाम डिविडेंड पॉलिसी है। इसकी थ्योरी देखते हैं पहले और फिर क्या क्या फार्मूले इसमें लगेंगे वो देखेंगे। डिविडेंड पॉलिसी जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि क्या हमें अपने प्रॉफिट्स के ऊपर, जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर डिविडेंड देना चाहिए तो अर्निंग्स का, प्रॉफिट का कितना अमाउंट हमें डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना रिटेन करना चाहिए। क्या डिविडेंड पे करने से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं सभी के सभी डिसीजन एक ही क्वेश्चन के आसपास घूमते हैं। ऑल क्वेश्चंस और ऑल डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है कि ये डिसीजन लेने से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो भी डिसीजन आप लेने जा रहे हो क्या उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारे डिसीजन इसी बात के आसपास घूमते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी में ये देखेंगे कि डिविडेंड देना चाहिए तो कितना देना चाहिए और क्या इससे वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है सर। डिविडेंड पॉलिसी बात करते हैं इसके बारे में। डिविडेंड पॉलिसी refers to determination of amount of earnings which is paid to shareholders as dividend and amount which is retained by the firm for financing its growth opportunities। अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो डिविडेंड पॉलिसी में अल्टीमेटली ये डिसाइड करना होता है कि जो एक फर्म के पास नेट अर्निंग्स होती हैं, बट नेट अर्निंग्स का मतलब हो गया कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, उसमें से आपने टैक्सेस भी माइनस कर दिए। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आपके पास बचा वो प्रॉफिट अब इक्विटी होल्डर के लिए अवेलेबल रहेगा। एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं, तो जो नेट अर्निंग्स आ गई हैं उसका कितना हिस्सा हमें इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करना चाहिए और कितना रिटेन करना चाहिए, राइट। तो नेट अर्निंग में से कितना अमाउंट हमें पे करना है बाय वे ऑफ डिविडेंड, हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड एज डिविडेंड, हमें कितना अमाउंट एज ए डिविडेंड पे करना चाहिए, हाउ मच अमाउंट शुड बी रिटेन्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट हम री इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आपके पास आया है आप उस प्रॉफिट को फर्दर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी के पास कोई ग्रोथ ऑप्शन है, ग्रोथ ऑप्शन का मतलब कंपनी के सामने कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ से हायर रिटर्न कमा सकती है अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके 15% कमा सकती है,
तो सीधे सीधे कंपनी को 5% का नेट बेनिफिट होगा, और जब नेट बेनिफिट इन्वेस्टर को ही मिलेगा। तो अब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि जो मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, क्या उसको मैं इन्वेस्ट कर दूं या मैं उसको डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अगर कंपनी वो प्रॉफिट डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो फिर उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अगर बैंक से लोन देंगे तो उस पर क्या देना पड़ेगा सर? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी मान लीजिए सर डिसाइड करती है कि बैंक से लोन लेने के बजाय जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है हम इसी को इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देते हैं। अगर कंपनी ऐसा करती है तो इंटरेस्ट की कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन भी मीट नहीं होगी, उनकी जो करंट इनकम की एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं होगी। तो क्या इससे कंपनी की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? जब हम वैल्यू की बात कहते हैं तो वैल्यू का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। क्या इस डिसीजन से कंपनी की मार्केट वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला है? तो यही थ्योरी हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो कितना प्रॉफिट हम डिविडेंड के रूप में दे दें, कितना प्रॉफिट हम री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए कर लें। इसके बाद फिर यहाँ से मेन बात ये आती है, ठीक है, डज दिस डिसीजन अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म? और क्या इस डिसीजन को लेने से कि हमें अल्टीमेटली डिविडेंड देना चाहिए या रिटेन करना चाहिए, क्या इससे वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, तो बेटे डिफरेंट मॉडल हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, कुछ मॉडल ऐसे बोलते थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है, उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है, और कुछ मॉडल कहते थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी हो उसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सेम ऐसी डिविडेंड पॉलिसी में भी डिफरेंट तरीके के मॉडल हैं। कुछ मॉडल कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी से वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर फर्क पड़ता है, और कुछ मॉडल कहते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी से वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही मॉडल हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और उसमें कैसे फॉर्मूले लगते हैं और कैसे क्वेश्चन दिया होगा वो सारा हमने इस लेक्चर में करना है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अल्टीमेटली सर हमारे सामने क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन यही आया, डज डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म? क्या डिविडेंड डिसीजन का वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई अफेक्ट पड़ता है? तो सर दो तरीके की अप्रोच हैं इसमें। एक अप्रोच है आपकी जो कहती है यस, ये अप्रोच कहती है यस, डिविडेंड पॉलिसी मैटर्स, डिविडेंड पॉलिसी मैटर करती है, एंड इट अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ फर्म, ये वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करती है। ठीक है सर, तो इस अप्रोच को हम रेलेवेंस क्या बोल सकते हैं सर? इसको रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी बोल सकते हैं। मतलब डिविडेंड पॉलिसी का रेलेवेंस है, डिविडेंड पॉलिसी रेलेवेंट है। इसमें दो मॉडल हमने पढ़ने होते हैं, एक वॉल्टर मॉडल होता है सर, और एक इसमें हम गॉर्डन मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी अप्रोच कहती है नो, डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट मैटर। आप कितना डिविडेंड देते हो या डिविडेंड देते हो या नहीं देते हो, इसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट मैटर एंड इट डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म। इसका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड थ्योरी बोलते हैं।
रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, और इसमें केवल हमें एक ही मॉडल पढ़ना है जिसको सर हम MM मॉडल बोलेंगे, मॉडिग्लानी मिलर मॉडल। ठीक है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने MM मॉडल पढ़ा था, तो MM मॉडल ये कहता था कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता इन अब्सेंस ऑफ टैक्सेस। अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। और सेम ऐसे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में MM मॉडल कहता है कि डिविडेंड देने या ना देने से, और डिविडेंड कम देना है या ज़्यादा देना है, इस तरीके की पॉलिसी से हमारी वैल्यू ऑफ फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमने ये दो मॉडल पढ़ने हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं आगे। तो बात करेंगे सर हम वाटर मॉडल की। देखिए, तो पहले इसमें आता है हमारा वॉल्टर मॉडल। ठीक है, ये वॉल्टर मॉडल है, इसको जेम्स ई वॉल्टर ने बनाया था। जेम्स ई वॉल्टर नाम है उस पर्सन का जिसने ये मॉडल डेवलप किया था। इसका ये कहना था कि डिविडेंड पॉलिसी मैटर्स एंड इट affects value of firm almost in all situation, और ये हर सिचुएशन में मैटर करती है। ठीक है सर। अब ये पॉलिसी के लिए पहले इसमें कुछ एजम्पशन भी है। तो ना, जैसे मैंने बताया, वॉल्टर मॉडल कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म डिविडेंड पॉलिसी से अफेक्टेड होती है। आपकी डिविडेंड पॉलिसी से वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा वॉल्टर मॉडल का बोलना है। क्योंकि बेटा ये एक मॉडल है और हर मॉडल में कुछ एजम्पशन होती है। तो इसमें सर एजम्पशन क्या है? पहला पॉइंट, फर्म्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर फाइनेंस्ड बाय रिटेन्ड अर्निंग्स। फर्म के पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है तो उसको रिटेन्ड अर्निंग से ही फाइनेंस किया जा सकता है। हेंस नो न्यू डेट या न्यू शेयर्स आर इशूड। कंपनी ना तो नई डेट इशू करेगी, मतलब ना तो कंपनी नई डिवेंचर इशू करेगी और ना ही कंपनी नए शेयर इशू करेगी। कंपनी के सामने अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो वो रिटेन अर्निंग से ही फाइनेंस हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है बेटी। सेकंड, इसमें बेटा पॉइंट क्या हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग को अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, उस पर जो हम रिटर्न कमाएंगे, जिसको कि आर बोला गया है, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप यहाँ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, के आर गिवन एंड कांस्टेंट। कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है सर, कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है सर? कांस्टेंट है। और कंपनी का जो के है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी क्या है सर? कांस्टेंट है। उसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशो इज either 0% और 100%। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशो
या तो 0% होगा या 100% होगा। इसका मतलब क्या है, अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर 50 रुपये का है और कंपनी को ये डिसाइड करना है कि मैं इस 50 रुपये में से कितना डिविडेंड के रूप में पे करूँ, कितना मैं रिटेन कर लूँ, तो दो ही पॉसिबिलिटी है। या तो कंपनी पूरे के पूरे 50 रुपये एज ए डिविडेंड बांट देगी, ठीक है, या कंपनी पूरा का पूरा 50 रुपया रिटेन कर लेगी। ऐसा नहीं होगा कि थोड़े पैसे रिटेन कर लिए और थोड़े पैसे क्या कर दिए सर, बेसिकली बाय वे ऑफ डिविडेंड बांट दिए। मतलब ये नहीं होगा कि 50 में से 20 रुपये का डिविडेंड दे दिया और 30 रुपये रिटेन कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। या तो पूरा 50 देना है या डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देना है। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी। क्यों होगा सर? सर एजम्पशन है, ठीक है सर। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में बोलता है डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर, ठीक है, शॉर्ट में EPS बोल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर आर कांस्टेंट, ठीक है। DPS और EPS क्या रहेगा बेटा आपका? सेम रहेगा। डिविडेंड पर शेयर और अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज होने का चांस नहीं है। और 5वां बेटा इसमें आपका होता है फर्म हैज परपेचुअल लाइफ। फर्म की परपेचुअल लाइफ है, मतलब फर्म की जो भी अर्निंग होगी, ठीक है सर, वो परपेचुअल तक होगी और फर्म की हर साल की अर्निंग सेम होगी। हर साल फर्म की अर्निंग सेम होगी, कहने का मतलब अगर इस साल फर्म ने 10,000 रुपये का नेट अर्निंग्स कमाया था तो अगले साल भी 10,000 ही कमाएगी, अगले साल भी 10,000 भी कमाएगी। और अगर डिविडेंड पे आउट रेशो 100% था तो आगे भी 100 होगा, आगे भी 100 रहेगा, ठीक है। तो DPS भी कांस्टेंट है और अर्निंग भी कैसा था, भी कांस्टेंट है। फर्म की परपेचुअल लाइफ है, फर्म फॉरएवर चलती रहेगी, इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, कभी भी इसका वाइंड अप नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वाल्टर मॉडल प्रोवाइड्स अ इक्वेशन या फॉर्मूला टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन R एंड K। R क्या बेटा आपका? रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स, और K क्या बेटा आपका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टू प्रोवाइड या टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ शेयर, जिसको हम मार्केट प्राइस, जिसको हम करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर भी बोल सकते हैं, करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, P = D/K प्लस R/K E - D डिवाइड बाई K। तो इस तरीके से बेटा ये फॉर्मूला बताया गया है। और इस फॉर्मूले में जो ये हमने लेटर यूज करे हैं P, D, K प्लस R/K और K, ये क्या है इसको भी हम डिफाइन करते हैं। और इस फॉर्मूले के आगे क्या बेसिकली लॉजिक है, वो लॉजिक भी हमने पकड़ने की कोशिश करनी है, जिसका कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लिंक करता है। इसमें बेटा अगर मैं P की बात करूं तो P का मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। ये एक शेयर का करंट मार्केट प्राइस है, जिसको हम वैल्यू ऑफ फर्म बोल सकते हैं, जो कि एक शेयर के रूप में एक्सप्रेस की गई है। D का मतलब है बेटा डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है सर। अगर दिया है तो ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो अर्निंग पर शेयर होगी, अर्निंग पर शेयर जिसको E बोलते हैं, उस पर हम डिविडेंड पे आउट रेशो लगा देते हैं, उस पर डिविडेंड पे आउट रेशो को लगा दिया जाता है, ठीक है बेटे। और E का मतलब क्या है सर? E का मतलब मैंने बता दिया, E का मतलब अर्निंग पर शेयर है, राइट। तो लिख देते हैं एक बार दोबारा, E का मतलब अर्निंग पर शेयर है। R और K बेटा आपको पता ही है। R का मतलब है कि जो प्रॉफिट आप रिटेन कर रहे हो उसको री इन्वेस्ट करने पे कितना परसेंट रिटर्न आपको मिलेगा। और K का मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जो फंड आपने अरेंज किए हैं उस फंड के ऊपर आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड करना है
मतलब शेयर होल्डर कितना डिमांड कर रहे हैं मिनिमम, उसको क्या बोला गया है, उसको के बोला गया है। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिए और फिर इस फॉर्मूले के पीछे क्या लॉजिक है हम वो भी बात करते हैं। चलिए बच्चों, आई गेस आप कभी भी वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं, तो मैं ये सेगमेंट मिटा देता हूँ और फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए बेटा, तो इस फॉर्मूले में ये बोला गया है और एजम्पशन ये है वाल्टर मॉडल की कि फर्म की लाइफ परपेचुअल है। ठीक है सर, फर्म की लाइफ जो है वो परपेचुअल है। मतलब ये हुआ कहने का, सपोज सर अगर ये आज है बेटा, इसे जीरो मीन्स टुडे, ये आज है और कंपनी की लाइफ है, पहले 1 साल खत्म हो गया, सेकंड ईयर खत्म हो गया, थर्ड ईयर खत्म हो गया, फोर्थ ईयर खत्म हो गया, फिफ्थ ईयर एंड सो ऑन, ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये फर्म की पहले लाइफ हो गई सर। मान लो कंपनी यहाँ पर 10 रुपये का डिविडेंड करती है, कंपनी यहाँ पर 10 रुपये का डिविडेंड देती है और मान लो कंपनी कुछ पैसा रिटेन भी कर लेती है। और तो वॉल्टर ने ये बोला है कि या तो पूरा का पूरा डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है या कुछ रिटेन कर लेते हैं और या पूरा का पूरा रिटेन कर लिया जाएगा, इसके बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। पर बेटा फिलहाल के लिए मान लो कि कंपनी ने डिसाइड करा कि मैं हर साल 10 रुपये का डिविडेंड पे करूँगी और मैं हर साल से 20 रुपये का प्रॉफिट रिटेन करूँगी। ठीक है सर, इतना कंपनी क्या कर रही है सर, रिटेन कर रही है। तो कह सकते हैं कि अगर कंपनी रिटेन करेगी तो वो 20 रुपये रिटेन कर रही है। अब क्योंकि हर साल कंपनी की इनकम कांस्टेंट मानी गई है, तो हर साल कंपनी क्या करेगी, 10 रुपये का डिविडेंड देगी, 20 रुपये रिटेन करेगी, 10 रुपये का डिविडेंड, 20 रुपये रिटेन, 10 रुपये का डिविडेंड, 20 रुपये का रिटेन, 10 रुपये का डिविडेंड, 20 रुपये का रिटेन, एंड दिस विल गो ऑन अप टू परपेचुइटी, अप टू इन्फिनिटी, चलता ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम शेयर होल्डर के अगर हम शेयर के मार्केट प्राइस की बात करें तो ये मॉडल कहता है कि जो शेयर का मार्केट प्राइस होता है वो उस शेयर के ऊपर होने वाली सभी फ्यूचर इनकम की प्रेजेंट वैल्यू होती है। आई रिपीट, ऑल द बेटा ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है, हम सीधे यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं इस फॉर्मूले का लॉजिक आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, एक बार फिर से सुनेंगे। ये मॉडल कहता है कि जो शेयर का मार्केट प्राइस होता है, जो कि पी होता है ना, ये पी पता है किस पे डिपेंड करता है कि इस शेयर के ऊपर फ्यूचर में जितनी भी इनकम होगी उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो शेयर के ऊपर जो इनकम होगी वो 2 तरीके की इनकम होती है। एक तो शेयर के ऊपर होती है डिविडेंड इनकम, मतलब हर साल शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता होगा, वो हमारी एक इनकम हो गई और सर वो फॉरएवर मिलेगी। तो जो डिविडेंड हमें फॉरएवर मिलेगा, 10 रुपये यहाँ पे भी मिला, सेकंड में मिला, थर्ड में मिला, परपेचुअल तक मिलता रहेगा। हम इस सारे डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और इस डिविडेंड की फ्यूचर वैल्यू यहाँ से निकाली गई है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये दिखाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स अप टू परपेचुइटी मतलब फॉरएवर। जो फॉरएवर आपको डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है। ठीक है सर, ये फॉर्मूला क्या है बेटा, डिविडेंड बाय के, इसको हमने कैपिटलाइज कर लिया है। डिविडेंड को हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैपिटलाइज कर लिया है और जब परपेचुइटी तक आपको इनकम मिलती रहती है उसमें इस तरीके से करते हैं। ये आपको मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर के फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया है और यही चीज़ हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी करी है। तो ये तो डिविडेंड की इनकम हो गई सर। दूसरी क्या है, कंपनी अगर 20 रुपया रिटेन कर लेती है, 20 रुपया रिटेन करने का मतलब क्या कि कंपनी को टोटल 30 रुपये की अर्निंग हुई थी, 30 में से 10 रुपये कंपनी ने पे कर दिए बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो रिटेन कितना किया सर, 20 किया। कंपनी हर साल 20 रुपये का अमाउंट री इन्वेस्ट पर्पज के लिए रिटेन कर लेती है। तो ई का मतलब है यहाँ पर, ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले में ई का मतलब है टोटल अर्निंग्स। तो टोटल अर्निंग 30 रुपये की है,
₹10 का दे रही है डिविडेंड, तो हर साल ₹20 को क्या किया जाएगा सर, ₹20 को रिटेन किया जाएगा। जो ₹20 कंपनी रिटेन कर रही है उसको री इन्वेस्ट करेगी और री इन्वेस्ट करके उस पर कुछ रिटर्न कमाएगी। तो जब मैं इस सेगमेंट की 30 - 10 की आर से इंटू कर रहा हूँ, तो आर से इंटू करने का मतलब है ₹20 के ऊपर मिलने वाला रिटर्न। और जो ₹20 आपने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपको रिटर्न फर्स्ट ईयर के एंड में मिला होगा, सेकेंड ईयर के एंड में भी मिला होगा, थर्ड ईयर के एंड में भी मिला होगा, आगे भी आपको मिलेगा। तो वो ₹20 क्योंकि फॉरएवर मिलेगा उसको हमने के से डिवाइड किया। तो के का मतलब वो रिटेन्ड अर्निंग्स की सभी फ्यूचर वैल्यू की आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। ठीक है सर। तो जो ₹20 फर्स्ट ईयर में हमने रिटेन किया है वो इन्वेस्टमेंट हो गया फॉरएवर के लिए। तो पहले आर का मतलब आर इंटू करने से उस पर रिटर्न की अमाउंट आ जाएगी। रिटर्न की अमाउंट को हमने फॉरएवर कैपिटलाइज कर लिया। उसके नीचे एक और के आने का मतलब क्या है, कंपनी ने यहां पर ₹20 इन्वेस्ट करे, सेकेंड ईयर के एंड में दोबारा से ₹20 इन्वेस्ट करें, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ₹40 की हो गई। 20 पिछले साल के प्रॉफिट में से और 20 थर्ड ईयर के प्रॉफिट में से। यहाँ ₹20 बेटा फिर से क्या करें, इन्वेस्ट करें, तो फोर्थ ईयर के एंड तक हमारे कुल मिलाकर क्या हो जाएगा सर, ऐसे ही हमारे ₹60 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। या सर यहाँ पे कितनी आएगी, 80 हो जाएगी। यहाँ 20, सेकेंड ईयर के एंड तक 40, थर्ड ईयर के एंड तक 60 और फोर्थ ईयर के एंड तक 80 एंड सो ऑन। तो ये हमें जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिलेगी ₹20 की, ऐसे ₹20 बहुत सारे हैं, तो उन सभी ₹20 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फिर से क्या करा है सर, के से डिवाइड कर दिया है, राइट। तो ये वाला हिस्सा दिखाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड, और ये जो हिस्सा होता है बेटा, ये जो हिस्सा होता है ये दिखाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैपिटल गेन। फ्यूचर का जो कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन का मतलब हो गया क्योंकि कंपनी प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर रही है और री इन्वेस्ट करके उसमें रिटर्न कमा रही है, उससे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी और कंपनी की अर्निंग्स बढ़ने का इफेक्ट उसके मार्केट प्राइस में दिखाई देगा। और जब शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, मान लो शेयर का मार्केट प्राइस पहले ₹20 था और बढ़कर ₹28 हो जाता है, तो ₹8 का जो इंक्रीज आया है उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। ठीक है बेटे, अगर ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें केवल ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है सर। तो मैं इसको भी कैपिटलाइज करता हूं, ध्यान रखना सर, मैंने इसको भी कैपिटलाइज किया और सर मैंने इनको भी कैपिटलाइज किया, इनको भी मैंने कैपिटलाइज किया, राइट। तो ये वाला हिस्सा कैपिटलाइज करता है डिविडेंड को और ये वाला हिस्सा कैपिटलाइज करता है रिटेन अर्निंग्स को। यहाँ दो बार के से डिवाइड क्यों हमने किया, एक बार इस सेगमेंट को डिवाइड किया के से, एक बार यहाँ पर किया है, क्योंकि ₹20 की जो रिटेन अर्निंग हम फर्स्ट ईयर में रिटेन करेंगे वो फॉरएवर इन्वेस्ट होगी। ऐसे सेकंड ईयर के एंड में जो ₹20 रिटेन करेंगे वो भी फॉरएवर इन्वेस्ट होगा। तो सभी ₹20 को दोबारा से क्या करना है, हमने कैपिटलाइज किया है। इज इट ओके सर। चलिए सर, अब सर ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये बेटा यहाँ से हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके ऊपर सर क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में कहता है जो अर्निंग पर शेयर है ₹50 का है, डिविडेंड पे आउट रेशो 40% है, आर आपका 15% है और के जो है ये 10% है। ठीक है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर यूजिंग वॉल्टर मॉडल। आपको वॉल्टर मॉडल से वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। ठीक है बेटा, सब कुछ आपको सिंपल सा दिया है, बस आपको फॉर्मूले में पुट करने हैं और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए सर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इससे बताएंगे ई का मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो कि ई है वो ₹50 का है। अगर डिविडेंड पर शेयर निकालना हो, जिसको हम डी बोलते हैं, हम ई पर डिविडेंड पे आउट रेशो लगा देंगे। डिविडेंड पे आउट रेशो का मतलब ये हुआ कि आप कितना डिविडेंड पे कर रहे हो आउट ऑफ अर्निंग्स। तो बेटे 50 है और 50 का 40%, ठीक है सर, ये आपका ₹20 आ जाता है। ठीक है।
और उसके बाद बेटा आर आपको दिया है, के आपको दिया है। अब यहाँ से बेटा अगर मैं पी निकालता हूँ तो फॉर्मूला वही है डी बाई के प्लस आर बाई के ई माइनस डी, और फिर से उसे कैपिटलाइज कर लिया। तो डिविडेंड मेरा 20 रुपये का है। के जो कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 10% है, मैं 10% को 0.1 लिखूँगा, है ना। आर 15% है, इसको 0.15 लिखा जाएगा, और ये 10% है, इसको 0.10 या क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब आर जो है वो हमारा 15% है, तो 0.5 लिख लो, 15 लिख लो, ये 0.1 लिख लो, और ई अर्निंग्स थी 50 रुपये की, डी हमारा डिविडेंड है 20 रुपये का, और उसको फिर से हमने कैपिटलाइज किया के पे, के हमारा 0.1 हो गया। अब यहाँ से बेटा अगर मैं सॉल्व करूँ तो 20/0.1 ये 20 आ गया, ठीक है सर। इसमें क्या करें बेटा, हमारा ये हो गया 50 और 20 30, जो 30 रुपये आएगा उसकी 0.15/0.1 से क्या होगी, इंटू होगी। तो अगर मैं 30 की इससे इंटू करता हूँ, 30 × 1.5, तो आई गया 30 का आधा 45 आना चाहिए। तो 30 × 0.15 डिवाइड बाई 0.1, तो बेटा 45 आ रहा है, ठीक है। और इस हिस्से को फिर से क्या किया जाएगा बेटा, इस हिस्से को फिर से कैपिटलाइज किया जाएगा। तो यहाँ से ये करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 450, तो ये यहाँ से हमारा 470 का अमाउंट आ जाता है, ठीक है सर। ये 470 का हमारा अमाउंट है। तो इस तरीके से हमने पी निकाल लिया, पी हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया। अब यहाँ से बेटा हमें ये डिसाइड करना होता है कि जो हम ये 40% का डिविडेंड दे रहे हैं, क्या ये डिसीजन हमारा बिल्कुल ठीक है? क्या 40% हमने जो डिविडेंड दिया है ये हमारा डिसीजन सही है? इसको चेक करते हैं, ठीक है। बी पार्ट में ऐसे बोलता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आगे बोलता है रिकैलकुलेट पी इफ, अब इसमें दो केस है, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो आपका बढ़कर 80% हो जाता है, और सेकंड केस है जब डिविडेंड पे आउट रेशो 0% हो जाता है, ठीक है सर। फिर क्वेश्चन में आगे बोलता है डिसाइड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो। आपको ये सजेस्ट करना है कि सबसे बढ़िया डिविडेंड पे आउट रेशो कौन सा होगा, राइट सर। ये कुछ और बातें इसमें हमने पूछ ली है। तो अब अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूँ, मैं सीधे बी के फर्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ। आई एम डायरेक्टली टेकिंग दिस फॉर्मूला P इक्वल डी अपॉन में डी। अब की बार मेरा डिविडेंड पे आउट रेशो बेटा 80% है, ध्यान से देखना। अगर डिविडेंड पे आउट रेशो 80% है, इसका मतलब जो भी अर्निंग होगी उस अर्निंग का 80% हम बाय वे ऑफ डिविडेंड दे रहे हैं। तो अर्निंग अगर हमारे 80% है बेटे, तो सॉरी, अगर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो 80% है, तो अर्निंग अगर 50 रुपये थी, पहले पे आउट रेशो 40% था, अब पे आउट रेशो 80% लेना है, तो 50 का 80%। अगर मैं 50 का 80% निकालूंगा बेटा, तो 50 का 80% 40 हो जाएगा, तो यहाँ डी के बदले 40 आ गया। अपॉन सर के 0.1 सेम है, फिर यहाँ पर आर अपॉन में के ये 0.15 0.1 सेम है, ई का मतलब अर्निंग 50, और अब की बार जो मेरा पे आउट है वो 80% था, जिस वजह से मेरा डिविडेंड 40 हो गया है, तो यहाँ भी 40 आएगा। और मैं फिर से इसको क्या करूँगा बेटा, कैपिटलाइज करूँगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा सर मेरा 40/0.1, तो सर ये 400 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10 बचेगा, 10 की इंटू होगी इससे, तो ये 15 आ जाएगा, और 15 को बेटा अगर मैं 0.1 से डिवाइड करूँ तो ये 150 आ जाएगा। तो 400 प्लस 150, तो यहाँ पर मेरा प्राइस 450 आ रहा है। तो जो शेयर प्राइस पहले 470 आ रहा था वो 450 आ गया। इसका मतलब कि मैं अगर पे आउट रेशो को बढ़ा देता हूँ, तो पे आउट रेशो के बढ़ाने से मेरा करंट मार्केट प्राइस घटकर 450 रुपये का हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, अभी इसके बारे में बात हम करेंगे। अगर मैं इसी बी का सेकंड पार्ट लूँ, तो फर्स्ट पार्ट में आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 80% था, और सेकंड पार्ट में आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 0% है। डिविडेंड पे आउट रेशो 0% कहने का ये मतलब है कि आपने बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दिया। अगर आप बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दोगे, मतलब 50 रुपये की अर्निंग आपने पूरी रिटेन कर ली है,
पे आउट रेशियो 0% है तो 50 का 0% 0 हो जाएगा। तो बेटा इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करूं तो अब P इक्वल D 0 है क्योंकि पे आउट रेशियो क्या है सर आपका, पे आउट रेशियो आपका 0% है। R 0.15 है और ये 0.1 है और यहाँ से E निकालते हैं बेटा हम, तो E जो है हमारा वो 50 है, पे आउट रेशियो 0 था और इसको फिर से हमने कैंसिल कर लिया। बेटा ये तो 0 ही हो गया, ये आपका बचेगा 50 × 1.5। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 75 आ जाएगा और 75 0.1 करोगे तो अब मेरा आंसर 750 आया। इसका मतलब कि अगर आप डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देते हो तो उस सिचुएशन में आपका मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ के 750 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही है या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब मैं पे आउट रेशियो को 40% से बढ़ाकर 80% करता हूँ तो मार्केट प्राइस 470 से घटकर 450 पे आ जाता है, और जब मैं पे आउट रेशियो को 40% से घटाकर 0% कर देता हूँ तो 750 हो जाता है। और आपसे पूछें कि तीनों में से कौन सी सिचुएशन बढ़िया है, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो बी के पार्ट सेकंड में आ रही है, तो ऑप्शन बी का सेकंड पार्ट सही है। लेकिन सर ऐसा क्यों हुआ, तो वॉल्टर ने बोला आपको इस आर को और इस के को कंपेयर करना पड़ेगा। जब भी आपका आर ज्यादा है के से, आर का मतलब है रिटर्न और री इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हो तो रिटेन प्रॉफिट पे कितना परसेंट कमा सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप रिटेन प्रॉफिट पे 15% कमा सकते हो, और सर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी है आपकी 10% है, तो आप जो प्रॉफिट रिटेन करोगे उस पर 15% कमाओगे, 10% दोगे तो 5% की नेट अर्निंग्स होगी, नेट बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट अल्टीमेटली कंपनी को फायदा देगा, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट रिटेन करोगे उतना ज़्यादा आपको 5% के हिसाब से बेनिफिट मिलने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ तक हो सके रिटेन करो, जहाँ तक हो सके रिटेन करने का मतलब है आप पूरा ही रिटेन कर लो, और जब आप पूरा ही रिटेन करोगे 100% रिटेन करोगे तो आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, जो कि बी के सेकंड पार्ट में होगी। क्योंकि यहाँ पर पे आउट रेशियो 0% था, तो यहाँ पर मैंने जब पूरा का पूरा प्रॉफिट रिटेन कर लिया, डिविडेंड नहीं दिया, तो मेरा 750 रुपये का शेयर की वैल्यू आ जाती है। तो वॉल्टर कहता है आपने आर और के को कंपेयर करना है, अगर आर ज़्यादा है के से तो पे आउट रेशियो 0 रखो, ठीक है। इसका उल्टा होता सर, अगर ये 15% होती और ये 20% होती, इसका मतलब आप री इन्वेस्ट करके 15% कमा सकते हो, लेकिन जो शेयर होल्डर हैं वो आपसे 20% मांग रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी, आप रिटेन करके उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आपको री इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आप अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कब, जब के ज़्यादा होगा और आर क्या होगा, कम होगा। और जब आर और के दोनों बराबर हो, ये भी 15% है, ये भी क्या है 15%, तो चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमने बोला पे आउट रेशियो या तो 0% होगा या 100% होगा। अगर ये सिचुएशन होगी आर मोर देन के, तो पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए, आप रिटेन कर लो। और जब आर लेस देन के होगा तो पे आउट रेशियो 100% होगा, बिल्कुल ही पे कर दो। और जब बराबर हो जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर जो मर्जी रखो, इससे आपकी वैल्यू ऑफ फंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, आई गेस आपने इतना कर लिया होगा, और मैं जो 3 बातें बता रहा था कि आर मोर देन के, आर लेस देन के, उसके बारे में थोड़ी लिखवा देते हैं।
देखो सर, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल 3 केस आते हैं सर। केस 1, जब आपका आर ज़्यादा होगा केस ए। ये कौन सी फर्म होती है? इन केस ऑफ ग्रोथ फर्म। ऐसी फर्म को उसने ग्रोथ फर्म्स का नाम दिया है। इस केस में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो 0% होना चाहिए, क्योंकि कंपनी री इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट को खुद रिटेन करके री इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा सकती है जितना कि शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप शेयर होल्डर को दे दोगे तो वो खुद इन्वेस्ट करके कम पैसा कमा सकते हैं, कम रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन उनके उसी प्रॉफिट को कंपनी खुद के पास रख ले तो वो ज़्यादा कमा के दे देगी। तो बेनिफिट तभी होगा जब कंपनी प्रॉफिट को रिटेन करे। राइट सर। सेकंड केस, जब आर लेस देन के होगा इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्म। ठीक है सर, ये उगता हुआ सूरज है और सर इसको डूबता हुआ सूरज बोलेंगे। इस केस में वॉल्टर कहता है ऑप्टिमम पे आउट रेशो 100% होना चाहिए। ठीक है, अगर फर्म रीइन्वेस्टमेंट करके जितना कमा रही है वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से कम है तो फिर तो जो शेयर होल्डर है उसी को दे दो कि भाई तू डिविडेंड ले ले और तू जितना एक्सपेक्ट कर रहा है उतना कहीं और इन्वेस्ट करके अपने आप कमा लेना। अगर आर के इक्वल होगा इन केस ऑफ नॉर्मल फर्म, अगर ये नॉर्मल फर्म है तो इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशो is not relevant. In fact, each dividend payout ratio is optimum. अब आप डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% रखो, 10% रखो, 20% रखो, 50% रखो, 100% रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि जो आपकी अर्निंग्स है वो 100 रुपये की है। रिटेंशन रेशो आपका से 40% है। ठीक है सर, ये दे देते हैं। के हमारा 10% है। कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन ईच केस। आपको हर केस में शेयर का मार्केट प्राइस बताना है। ठीक है सर। पहला केस क्या है, जब आपका आर से 12% है, दूसरे वाले में आर आपका 7% है और तीसरे वाले में सर आपका जो आर है वो 10% है। आल्सो स्टेट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो इन ईच केस। आपको हर केस में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो बताना है। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको हर केस में ई अर्निंग पर शेयर 100 रुपये का है। रिटेंशन रेशो बेटे 40% है। अगर रिटेंशन रेशो 40% होगा तो डिविडेंड पे आउट रेशो कितना होगा? 60%। अब सर ये कैसे हो गया? बेटा सिंपल सा लॉजिक है। रिटेंशन रेशो 40% है, मतलब कंपनी अर्निंग का 40% भाग रिटेन कर लेती है, तो कितना पे किया होगा? 60%। ठीक है, तो ध्यान रखना इन दोनों का टोटल हमेशा 100% के बराबर होता है। हमें कई बार डिविडेंड पे आउट रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया होगा, रिटेंशन रेशियो दिया होगा, तो 100 में से माइनस कर देना, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, के ही बेटा के ही बोलो या खाली के बोल दो। के का मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारी 10% है, के आपको 10% दिया हुआ है। अब पहले केस में कहता है कि सर जो आर है वो आपका 12% है। अच्छा,
यहाँ से बेटा अगर मैं डी भी निकालना चाहूँ तो डी होगा आपका ई का 60%, क्योंकि पे आउट रेशियो आपका 60% है। तो अगर मैं 100 का 60% निकालता हूँ तो 60 रुपये का आपका डी निकल के आ जाता है। आर बेटा 12% है। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ डी बाई के आर बाई के ई माइनस डी, इसको फर्दर कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड हमारा कितने का है, 60 रुपये का है। के हमारा 10% है बेटे, तो 0.1 लिख लेते हैं इसको, प्लस आर हमारा 12% है, 0.12 0.1, ई हमारा 100 रुपये था जिसमें से 60 हम पे कर रहे हैं, और ये 0.1, ये 600 हो गया। ये 60 100 में से 60 गया 40 हो गया, 40 इंटू 1.2 48 हो गया, ठीक है सर, ये 48 है। और 48 डिवाइड बाई 0.1 अगर हम सॉल्व करते हैं तो 480 हो जाएगा। तो ये पूरा मिलाकर 1080 आ रहा है। फिर हमें क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपको हर केस में ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो बताना है। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो सर या तो 0% होगा या क्या होगा सर आपका 100% होगा, ठीक है सर। पे आउट रेशियो सबसे अच्छा 0% भी हो सकता है और 80% भी हो सकता है। अब आप मुझे अच्छे से समझ के बताइए कि पहले केस में हम जो 40% का जो 60% का पे आउट रेशियो दे रहे हैं, क्या ये रेशियो ऑप्टिमम है? क्योंकि ऑप्टिमम या तो 0 होगा या 100 होगा। तो बताइए 0% ऑप्टिमम है केस 1 में या 100% ऑप्टिमम है? तो आपने आर और के को क्या करना है सर, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस आर मोर देन के, आर इसमें 12% है और सर यहाँ पर क्या है 7% है। तो इसका मतलब ये क्या है, ग्रोइंग फर्म है, और ग्रोइंग फर्म के केस में ऑप्टिमम रेशियो 0% होता है। मतलब आपको सारा प्रॉफिट रिटेन करना चाहिए, उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए, री इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा लोगे, ज़्यादा अर्निंग्स कमा लोगे। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%। अगर सेकंड वाले केस की बात करें बेटा, सेकंड वाले में आर आपका 7% है। फॉर्मूला आपका ये लगेगा P इक्वल 60 अपॉन में 0.1, आपके पास 7% है 0.07, ये 0.01 हो गया, और ये आपका सर 100 माइनस कितना हो गया सर 60 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 0.1 हो गया, ये तो 600 हो गया बेटा। ये आपका 60 गया, समझिए 40 आया, 40 का 70% निकालेंगे तो 28 आएगा, 28 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 600 प्लस 280, तो यहाँ पर सर हमारा जो आंसर आया है वो 880 आया है, ठीक है सर। और हमारे इसमें 7% है। फिर क्वेश्चन में आपको बोला गया ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पे आर कम है, के से आर हमारा 7% है और के हमारा 10% है ना सर। ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 10 था ना, ये 12% है और ये 10 है, सॉरी ठीक कर लेंगे इसको। यहाँ पर 12% था और 10% था, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होगा, अभी भी आर जाता है। यहाँ पर आर 7% है और के कितना है सर, ये के हमारा 10% है। तो क्या करना चाहिए, हम री इन्वेस्टमेंट पे 7% कमा सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है कि उसको मिनिमम 10% तो मिलना ही चाहिए। तो हम री इन्वेस्टमेंट करके उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रहे हैं, तो बेटर है कि डिविडेंड पे कर दो और शेयर होल्डर खुद अपने आप से कहीं और इन्वेस्ट करके अपना मिनिमम रिटर्न कमा लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होगा वो 100% हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे केस में आर आपको बोला गया है 10%। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो P60 बाई 0.1 प्लस 0.1 बाई 0.1, और यहाँ पे 100 माइनस 40 है और ये 0.1 है, तो ये 600 हो गया, और ये 100 माइनस 40 60 बाई 0.1 हो गया सर, ये 600 प्लस 600 हो जाएगा, अल्टीमेटली सर 1200 हो गया। और यहाँ पे क्योंकि आर और के इक्वल है तो ईच डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम, चाहे 0% दो, चाहे 10% दो, चाहे 100% दो, चाहे 50% दो, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है सर। तो आर और के को कंपेयर करके ही आप डिसाइड कर सकते हैं, ये गॉर्डन मॉडल का कहना है। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं और अगले लेक्चर में हम गॉर्डन मॉडल को डिस्कस करेंगे।
ठीक है बच्चों, गुड बाय।